हेलो दोस्तों, कुलदीप कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग तक पूरा कवर कर लिया था। हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे मोबाइल ऐप्स के बारे में। जो आगे का थोड़ा पार्ट रह गया है, बाकी है, वो सब हम इस वीडियो में आज पूरा कवर कर लेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रहेगा मोबाइल ऐप्स। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। मोबाइल ऐप एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य मोबाइल डिवाइस या टैबलेट पर चलना है। एप्लीकेशन मूल रूप से प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट जैसे कि ईमेल, कैलेंडर और संपर्क डेटाबेस के लिए प्रयोग होता था, लेकिन ऐप्स की सार्वजनिक मांग के कारण अन्य क्षेत्रों जैसे मोबाइल गेम्स, फैक्ट्री ऑटोमेशन, जीपीएस और स्थान आधारित सेवाओं, ऑर्डर ट्रैकिंग और यात्रा टिकट आदि में तेजी से इनका विस्तार हुआ है। इन्हीं कारणों से अब लाखों एप्लीकेशन उपलब्ध हैं। मोबाइल ऐप आमतौर पर एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किए जाते हैं जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक द्वारा संचालित होते हैं, जैसे ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर। तो दोस्तों, यहाँ पर मोबाइल ऐप्स के बारे में बताया गया है कि पहले मोबाइल ऐप्स किस काम के लिए होता था। उसके बाद जैसे मोबाइल ऐप्स की मांग बढ़ी तरह तरह से, वैसे मोबाइल ऐप्स को और ज़्यादा बढ़ाया गया। गेम्स खेलने के लिए, जीपीएस वगैरह के लिए सब कुछ बढ़ाया गया। और इसको कहाँ से सभी डाउनलोड कर सकते हैं वो सब इसमें बताया गया है। जैसे एप्पल का होता है, उसमें उसका एक अलग iOS होता है, उससे डाउनलोड करते हैं ऐप स्टोर। और जो सिंपल से स्मार्टफोन होते हैं उसमें हम गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप्स दिए गए हैं जो सरकारी हैं। हमें इसे पढ़ना जरूरी है। हमारे एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इस ऐप का काम क्या है, ये ऐप क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहला ऐप है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये है भीम। जो भीम यूपीआई होता है, आप लोग उसको जानते ही होंगे। सबसे पहले यही आया था यूपीआई में, भीम यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। यह ऐप एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है और इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया था। इसका नाम भी भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और इसका उद्देश्य सीधे बैंकों के माध्यम से ई भुगतान की सुविधा देना और 2016 के भारतीय नोटबंदी के तहत कैशलेस लेन देन की दिशा में अभियान चलाना था। वर्तमान में अधिकतम रुपए 10,000 प्रति लेन देन की अनुमति है। यहाँ पर बताया गया है कि भीम यूपीआई जो है उसमें से हम डायरेक्ट बैंक से सीधे लेन देन कर सकते थे और कर सकते हैं अभी भी। और इसमें 10,000 से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकते हैं एक बार में। आप लोग इसको अच्छे से जान गए होंगे और बहुत से लोग हैं जिसको चलाते भी हैं। आप लोग पहले से ही जानते होंगे। आपके घर में बहुत सारे आपके मम्मी पापा वगैरह चलाते होंगे। आप लोग उनसे पूछ सकते हैं अगर आप लोग नहीं चलाते हैं तो। और जो हमारा दूसरा ऐप है गवर्नमेंट का, वो है माई गवर्नमेंट ऐप। यह ऐप भारत सरकार द्वारा देश के शासन और विकास में भारतीय नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नागरिक मंच है। इसका उद्देश्य नागरिकों से भीड़ के लिए प्रशासन के विचारों का स्रोत प्राप्त करना है। इससे उपयोगकर्ताओं को चर्चा करने और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं और योजनाओं में योगदान करने की अनुमति दी जाती है। ये जो माई गवर्नमेंट ऐप है, इसमें हमें तरह तरह की सूचना मिलती है और अगर कोई नया स्कीम निकल कर आया है तो उसमें हम भागीदारी बन सकते हैं, अपना भाग ले सकते हैं। वही सब इसमें होता है। हम लोग आगे वाले ऐप में देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो तीसरा ऐप है वो है IRCTC कनेक्ट ऐप। भारतीय रेलवे ने हाल ही में लोगों के लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता ट्रेन टिकट सर्च और बुक कर सकते हैं। उपयोगकर्ता टिकट देख और रद्द कर सकते हैं। नए उपयोगकर्ता सीधे ऐप से पंजीकरण कर सकते हैं। जो ये IRCTC कनेक्ट ऐप है, इससे हम ट्रेन बुक कर सकते हैं। ये भी देख सकते हैं ट्रेन कहाँ पर है। अगर आप लोग गलत ट्रेन का टिकट बुक कर लिए हैं या नहीं चाहते हैं तो आप लोग इसको अपना ट्रेन की टिकट रद्द भी कर सकते हैं। वही सब इस वाले ऐप से होता है। ये सरकारी ऐप है, इसी में बताया गया है। उसके बाद जो अगला ऐप है वो है डिजी लॉकर ऐप। आप लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि डिजी लॉकर ऐप क्या होता है। इसमें अपना सारा सरकारी डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर सकते हैं। रिजल्ट वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब इसमें रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह से लेकर सब कुछ। तो चलिए हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं। डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा संचालित एक डिजिटल लॉकर सेवा है जो भारतीय नागरिकों के कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को क्लाउड पर संग्रहित करने में सक्षम बनाती है। सेवा का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों को अपने साथ ले जाने की आवश्यकता को कम करना है और सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा बनना है। 1 GB स्टोरेज स्पेस उपयोगकर्ताओं को सरकारी एजेंसियों, शिक्षा प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन स्वामित्व दस्तावेजों और कुछ अन्य दस्तावेजों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र को स्टोर करने की पेशकश की जाती है। डिजिलॉकर का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। साइन अप के लिए आधार कार्ड नंबर और आधार प्राप्त मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड को दर्ज करना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि हम डिजिलॉकर में अपना कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। और इसमें कैसे लॉगिन किया जाता है, तो सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें लॉगिन करने के लिए, इसमें अपने डॉक्यूमेंट रखने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, क्योंकि उसमें वन टाइम पासवर्ड जाएगा। वो वन टाइम पासवर्ड डालकर आप अपने
आधार कार्ड से यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऐप है वो है वोटर हेल्पलाइन ऐप, मतदाता हेल्पलाइन ऐप। हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। देश में एक सक्रिय लोकतांत्रिक नागरिकता के निर्माण के अपने निरंतर प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी व्यवस्था की संस्कृति को विकसित करने और सूचना और नैतिक मतदान निर्णयों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन करके एक नई पहल की है। और देश के नागरिकों के बीच सूचित और नैतिक मतदान निर्णय लेना। देश के नागरिक ऐप का उद्देश्य पूरे देश में मतदाताओं को सेवा और सूचना वितरण के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान कराना है। इस वाले ऐप में होता यह है कि हमें जो भी सूचना है वोटर से रिलेटेड, वोटिंग से रिलेटेड, कि उसमें क्या क्या सब दिया गया है, उसके क्या रूल है, नियम है, इस वाले ऐप में वही सब होता है। इसमें यही बताया गया है। हम लोग इसके आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो बस दोस्तों, हमारा जो मोबाइल ऐप था उसका सारा पार्ट खत्म हो गया है। अब हम इसके आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पर बताया गया, तो हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हो गया, मार्क पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसे हार्वर्ड एकेन द्वारा 1997 में विकसित किया गया था। यह उपकरण 50 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 8 फीट उच्च आयाम के साथ ही 1800 वैक्यूम ट्यूब वाला था। इससे गणित के 3 प्रश्न 1 सेकंड में हल किए जा सकते हैं। एकेन ने इसे हार्वर्ड मार्क या स्वचालित अनुक्रम नियंत्रक कैलकुलेटर कहा है। हम लोग इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा वाला, पहला सामान्य प्रयोजन प्रोग्राम योग्य इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर था वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर, एनियाक था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन वी मॉसली द्वारा बनाया गया था। ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग इसको जरूर याद कर रखिएगा। हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला है यूनिएक 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में जे प्रेस्पर, एकर्ट और जॉन वी मैचली द्वारा निर्मित व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किया गया था। हम लोग अब आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टर 8800 है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 वर्ष 1976 में विकसित किया गया था। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। हम लोग अब इसके आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं। मदरबोर्ड एक माइक्रो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। फिर उसके बाद बिजली बंद होने पर रैम अपनी सामग्री खो देता है, मतलब कि रैम का कोई स्टोरेज परमानेंट नहीं होता है, वो अपनी सामग्री खो देता है। कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को हृदय के रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्टिकल इनपुट उपकरण जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के चिन्हों की व्याख्या करता है वह OMR है। इसके बाद जो आगे का पॉइंट है वो है भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और निष्पादित कर सकता है मशीनी लैंग्वेज कहलाती है। ये सब बहुत आसान है, आप लोग इसको पहले से भी जानते होंगे। माउस का आविष्कार डगलस ईगल बर्ड द्वारा किया गया था। उसके बाद जो अगला पॉइंट है CPU जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। उसके बाद परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। PNG इमेज फाइल को संदर्भित करता है, यानी कि जो PNG होता है वो इमेज को यानी कि जो PNG फाइल होती है वो इमेज को प्रदर्शित करती है कि इसमें एक इमेज है। जो प्रोग्राम रोम में अस्थायी रूप से स्टोर होते हैं उन्हें फर्मवेयर के रूप में जाना जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सर्वप्रथम गणना करने वाला उपकरण अवेकस है। लेजर प्रिंटर प्रकाश किरण और स्याही के कड़े द्वारा आउटपुट देता है। उसके बाद टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हैं। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब हम इसके आगे देख लेते हैं, वो है माउस इनपुट डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। और उसके बाद है परम 8000 भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और इसके बाद